ठीक है ना। तो अपनी 11th की मैथ में है ना, एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11th मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज का नेम है सेट। ठीक है, तो अभी है ना पहले थोड़ी देर समझेंगे, फिर बाद में लिख लेंगे ना, है ना, साथ में। तो सेट, चैप्टर का नाम है सेट। अपन कोशिश करेंगे, अब जितने भी वर्ड आए तो सबसे पहले अपन प्रिफर करते थे हिंदी नेम ध्यान रखने का, लेकिन अब आगे से अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इंग्लिश नाम इंग्लिश नेम को प्रेफर करेंगे, कि मतलब ये नाम तो पता होना चाहिए, हिंदी नाम के ऑप्शन के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो अपन से बोलते हैं सेट क्या होता है। ठीक है ना, सेट क्या होता है। सेट कलेक्शन को ही नाम देते हैं, सेट एक स्पेसिफिक कलेक्शन ही है। ठीक है, कलेक्शन का मतलब संग्रह को ही बोलते हैं। जैसे अपन बोलते थे ना, सभी अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का कलेक्शन, नेम्स का कलेक्शन, ऐसे ऐसे। और सभी आपके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का संग्रह। ठीक है, तो ऐसे जितने भी कलेक्शन होते हैं उनको सेट कब बोल देते हैं, तो सेट एक स्पेसिफिक टाइप का कलेक्शन ही होता है। कलेक्शन मतलब संग्रह ही होता है, जिसके अंदर अपने को ये पता होता है कि ये इसका मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। वस्तुओं का सुपरिभाषित से संग्रह, वस्तुओं या कोष्टक में अवयवों का, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह को सेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है सेट की। सेट क्या होता है, वस्तु या अवयवों को सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, तो मतलब संग्रह तो होता है, ठीक है, कलेक्शन है, सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, कि मैं आपसे कहूँ आप इस सेट को बनाओ, इस चीज का सेट बनाओ, तो आप जो सेट बनाओगे, ऐसे मैं दूसरे स्टूडेंट से कहूंगा कि आप इस चीज का सेट बनाओ, तो वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ इंग्लिश के बाउल्स का कलेक्शन बनाओ, इंग्लिश के बाउल्स का कलेक्शन, बाउल्स मतलब स्वर, ठीक है, जो लेटर होते हैं ना, उनमें से इंग्लिश के बाउल्स का कलेक्शन, उसमें कौन कौन मेंबर आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। ठीक है, तो अपन कलेक्शन दिखाने के लिए या कलेक्शन सेट के मेंबर दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, उनको लिख देंगे, उनके बीच में कॉमा लगा देंगे, और जितने भी एलिमेंट है इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेट। ठीक है, ये जो अपन ने पूरी चीज लिखी सेट है, किस चीज का सेट है, इंग्लिश के बाउल्स का, मतलब इसमें एलिमेंट आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे ये कहता, तो आप ये बताओ क्या, आ, आपसे पूछा जाए विश्व के महानतम बैट्समैनों का कलेक्शन बनाओ, महानतम या बेस्ट बैट्समैनों का कलेक्शन बनाओ, तो मैं ए स्टूडेंट से कहूंगा कि आप एक सेट बना के दो, बी स्टूडेंट से कहूंगा आप एक महानतम बैट्समैनों का कलेक्शन बना के दो। ठीक है, तो ए बैट्समैन को जो उसकी नजर में जो महानतम या श्रेष्ठ बल्लेबाज है उनका सेट बना देगा वो, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके लिए जो होंगे बी कुछ और से बी के लिए कुछ और लोग महान होंगे, तो वो उनका सेट बना देगा। तो डेफिनेशन क्या दी थी, कि विश्व के महानतम बल्लेबाजों का कलेक्शन बना है। ठीक है, तो अपन ने देखा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए के लिए, ए के मायने अलग है, ए के लिए महान बल्लेबाज अलग है, बी के लिए महान बल्लेबाज अलग है। ठीक है ना, ए के लिए अलग है और बी के लिए अलग है। तो ऐसा कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा, इस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब है वेल डिफाइंड, मतलब हर हर व्यक्ति के लिए उसकी मीनिंग सेम ही निकलनी चाहिए, हर हर लोग के लिए उसका मीनिंग सेम ही निकलना चाहिए। महानतम बल्लेबाजों का मीनिंग कोई के लिए अलग होगा, कोई के लिए अलग होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो भी डेफिनेशन दे रखी है, जो भी डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर से अपन कोई कंफर्म पता चल जाना चाहिए कि इसका इस सेट का ये एलिमेंट मेंबर होगा या नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपकी पुस्तक में आए हुए, आपके बुक में आए हुए जितने भी चैप्टर हैं, आपकी बुक में आए हुए जितने भी चैप्टर हैं उनका नेम्स का कलेक्शन बनाओ। पुस्तक में आए हुए जितने भी चैप्टर हैं उनका नेम का कलेक्शन बनाओ, जैसे एक्सरसाइज 1 है सेट, दूसरी है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरी है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी सबों का बना दोगे। तो मैं किसी से भी कहूंगा सब सेम बनेंगे ना। ठीक है, तो ये ऐसा कलेक्शन क्या बोल देंगे, ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, अपने को पता है इस सेट के अंदर कौन कौन मेंबर आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार बताना यहाँ तक आगे क्या।
यहाँ तक आगे का बताना एक बार। ठीक है ना? तो इसको सेट बोलते हैं ना। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन से बोलते हैं, आपसे पूछे भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह क्या सेट होगा? तो आपको पता है भारत की नदियों में कौन कौन होगी? कंफर्म है? जो भी होंगी सब, आप हर व्यक्ति के लिए वही मीनिंग रहेगा। तो भारत की नदियों का संग्रह एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन, अपने को पता है इस संग्रह के अंदर कौन कौन मेंबर आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। उसी तरह यदि मेरे से कह देता, आप लोग अपन से कह देता कि आप ये बताओ, आपकी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन बनाओ। क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट कलेक्शन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्या सेट है? कलेक्शन मतलब संग्रह, क्या सेट है? क्लास के सबसे सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? तो आप बताओ, मैं आप ये सोचा करो हमेशा कि ये सेट कब होगा, जब हर व्यक्ति के लिए अलग सेम मीनिंग निकले। मैं ए स्टूडेंट से कहूंगा तो उसकी नजर में जो जो इंटेलिजेंट होंगे वो बता देगा। बी से कहूंगा तो बी जो कलेक्शन बनाएगा वो भी कुछ बना देगा। तो इन दोनों में जरूरी नहीं है कि जो ए के लिए इंटेलिजेंट है वो बी के लिए हो। तो मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सही क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड नहीं है। जो भी डेफिनेशन दे रखी है कलेक्शन की इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, ठीक है, तो ये सेट नहीं बनाएगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का कलेक्शन सेट नहीं बनाता। ठीक है, तो इस सेट के बारे में अभी अपन ने क्या जाना? सेट होता तो कलेक्शंस का है, कलेक्शन ही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, लेकिन ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होता है, हर कलेक्शन सेट नहीं होते। या हर चीजों का कलेक्शन या संग्रह सेट नहीं होता। वो कलेक्शन संग्रह होता है जो वेल डिफाइंड हो, मतलब अपन को ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सेट होता है। ठीक है, फिर सेट में, सेट को लिखते कैसे? सेट को लिखते हैं तो सेट में अपन अब से लिखने का सेट ही रहेगा। तो सेट को लिखने के लिए अपन ऐसे लिख देता है, सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जैसे भी अपन ने देखा था। प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का समूह, प्रथम पांच प्राकृत संख्या कौन होती है? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इन इन एलिमेंटों के बीच में कॉमा लगा देंगे और इन एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये पूरा जो भी डिफाइन किया अपन ने, ये क्या है? सेट। सेट का नाम दे देते हैं, जैसे ये सेट है ए। ठीक है, ये सेट है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में, तो आप काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5। कितने? 5। ऐसे दूसरा सेट बनाए ए कॉमा बी, इस सेट में एलिमेंट कितने? दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दो। ठीक है, तो ये सेट होता है। ठीक है, तो सेट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अपन ने एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म या एलिमेंट फॉर्म भी बोल देते हैं, एलिमेंट फॉर्म, अवयव रूप है ना। मतलब अवयव वाइज लिख देंगे, एलिमेंट वाइज लिख देंगे। सेट बिल्डर मतलब बाई डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, बाई डेफिनेशन लिख देंगे। तो देखना कैसे लिखेंगे। जैसे मैं सेट को लिख रहा हूँ, मेरे को लिख रहा हूँ मैं, ये जो सेट है AEIOU, ये किसका कलेक्शन लिखा था अभी अपन ने? बाउल्स का, इंग्लिश के बाउल्स का कलेक्शन है। ठीक है ना? तो मैं सेट लिख रहा हूँ, तो इसमें सेट लिखने के लिए दो टाइप से लिख सकता हूँ। इंग्लिश के लेटर में जो भी बाउल्स होते हैं उनका कलेक्शन को या सेट लिखने को मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ। एक तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकता हूँ, या फिर मैं एलिमेंट वाइज लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको एलिमेंट, ये रोस्टर फॉर्म क्या कहलाती है, जिसमें एलिमेंट डायरेक्टली लिख दूं, जो जो सेट के एलिमेंट है AEIOU, और कॉमा लगा दूं और कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं, ये इसकी हो गई रोस्टर फॉर्म। मतलब मैंने एलिमेंट वाइज लिख दिए सारे जितने भी सेट के मेंबर थे, तो वो हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, एलिमेंटों को नहीं दिखाता,
उन एलिमेंटों की जो डेफिनेशन है, जो वेल डिफाइंड की जो डेफिनेशन है, मतलब सेट के एलिमेंट किस टाइप से आ रहे हैं इसके अंदर, तो मैं उस डेफिनेशन को लिख देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना इसको कैसे लिखते हैं। वही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन किस में दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में। सेट का नाम दे देंगे कुछ भी, ये है ना। और कोशिश करते हैं जो भी अपन नाम देते हैं ना सेट का, इसे कैपिटल लेटर में देते हैं। ठीक है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखते हैं जो भी नाम देते हैं। और एलिमेंट, अब अपन क्या लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको बाय डेफिनेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें डेफिनेशन लिख देते हैं सेट की। तो देखना कैसे लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन मान लेते हैं जो भी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं वो एक्स टाइप के हैं। ठीक है ना। देखना सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, सेट की डेफिनेशन लिखेंगे तो बता देंगे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। इधर कॉलम लगा, ये कॉलन साइन बोलता है। या फिर अपन इसको यहाँ पे पढ़ेंगे सच दैट। सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार। या फिर ये क्या बताना चाह रहा है, इस सेट की, सेट में एलिमेंट आएंगे एक्स टाइप के। और एक्स मतलब जो जो एलिमेंट आ रहे हैं जहाँ, इसका मतलब जहाँ बोल लो हिंदी में, या फिर अपन सच दैट बोल के चलेंगे। इस, या तो ये कॉलम लगा देते हैं, या फिर एक खड़ी लाइन से खींच देते हैं ना, ये वाली लाइन खींच देते हैं, गोला नहीं लगाते, ऐसे लिख देते हैं एक्स सच दैट। ठीक है, फिर जो एक्स आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी लिख दो, कि कौन से एक्स आएंगे वो इधर प्रॉपर्टी लिख देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्स एलिमेंट आएंगे, इन इसी सेट को दिखाना चाह रहा हूँ, इसी सेट को दिखाना चाह रहा हूँ बाई डेफिनेशन फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा कि एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और सच दैट एक्स के कौन से एक्स आएंगे, जो एक्स एक बाउल है, बाउल है या स्वर है। ठीक है, तो मैं केवल इतना लिख के छोड़ दूंगा, तो मैं बोल दूंगा मैंने इस सेट को इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना। और जैसे और सेट लिखो, जैसे मैं प्राकृत संख्याओं का सेट लिखता हूँ। जैसे प्राकृत संख्याओं का सेट क्या होता है, प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे आगे सो ऑन चलती जाती है। इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये सेट हो गया किसका, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है, तो अपन यहाँ पे डिनोट इस कैसे करेंगे, एन से द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का सेट। ऐसे जो भी नंबर है, अभी अपन एग्जाम्पल या बुक के क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में, 1.1 में यही है लगभग। और फिर एक चीज और है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और है कि अपन ये दिखा देते हैं, एक ये वाला साइन अपन यूज लेंगे। ठीक है, इसको बेसिकली आप पढ़ोगे तो एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, होता तो एप्सिलॉन का साइन है, एप्सिलॉन। लेकिन अपन यहाँ पे मैथ में यहाँ पे बोल के चलेंगे, तो ना बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है। ठीक है, तो जैसे ये एन सेट लिखा मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस साइन के इधर, इस साइन के इधर क्या लिखा जाता है, ऑलवेज एलिमेंट। ठीक है, और इधर क्या लिखा जाता है, उस सेट को। जैसे अपन बोल देते हैं वन इस सेट का मेंबर है, तो मैं दिखा दूंगा वन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, वन बिलोंग्स टू एन, फाइव बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो इधर तो एलिमेंट दिखाते हैं और इसको सेट को बोलते हैं। मतलब वन इज द एलिमेंट ऑफ, ऐसे बोल लो वन इज द एलिमेंट ऑफ एन, या वन एन का अवयव है, या वन एन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल, है ना। और यदि अपन को पता है इस सेट में जीरो एलिमेंट नहीं होता, तो मैं दिखाऊंगा जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब जीरो इस सेट का मेंबर नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स, एप्सिलॉन को, इसको बिलोंग्स टू के साइन को काट दिया। ठीक है, तो मतलब जीरो इसका अवयव नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना, इस साइन के इधर जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, उस सेट का एलिमेंट, और इधर उस सेट को लिखते हैं ना। तो यहाँ तक आगे के एक बार बताना, यही अपनी पहली प्रोसेस है, 1.1 है। यहाँ तक आगे क्या, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। सेट, सेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, वस्तुओं का सुपरिवार से संग्रह, वस्तुओं का, वस्तुओं या अवयवों का सुपरिवार से,
सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं? सेट। सुपरिभाषित का मतलब है वेल डिफाइंड एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स ना। या मैं इसको वैसे लिख दूं, या फिर ऐसे ही ठीक है ना, इससे समझ जाओगे कि सेट होता है। सेट को एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सेट के। जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर का सेट होता है ए 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है। और बावल्स का कलेक्शन का नाम, बावल्स का सेट दे रहा हूँ नाम। बावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है। ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ। बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। एक बार इसको देखना, एक चीज को और देखना है ना। मेरे से ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कि आपको जो बेटर है, बेटर शब्द है, इसके शब्द के जितने भी अक्षर हैं उनका सेट बनाना है। ठीक है। तो मैं सेट बनाने के लिए क्या करूंगा? कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अब लिखूंगा, मेरे को काय का सेट बनाना है? अक्षरों का। इसमें अक्षर कौन है, मतलब लेटर कौन कौन है? बी। ठीक है। फिर अगला लेटर कौन है? ई। जरूरी नहीं, सेट में क्रम का महत्व नहीं रहता, समझ लो। सेट में क्रम का महत्व नहीं रहता। अपने को तो सेट क्या बताता है? केवल एलिमेंटों को बताता है। ठीक है। मैंने सबसे पहले लिखा बी। आप यहाँ पे टीबी लिख सकते हो, टीबी तो इसका लेटर है, कैसे भी लिख लो, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है ना। फिर मैंने लिखा ई। फिर अगला लेटर कौन है? टी। ठीक है, ये तीनों तो आ गए। फिर मैं दोबारा देख रहा हूँ तो दोबारा टी आया। तो सुनना, जब भी सेट लिखते हैं तो सेट में जो भी एलिमेंट लिख दिया एक बार, उसको डबल रिपीट नहीं करते। ऐसे नहीं मैं टी को अलग से लिखूंगा। ठीक है। सेट केवल ये बताता है कि सेट में मेंबर कौन है। तो टीज का मेंबर है, ये तो इसने पहले ही बता दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरी नीड नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही फिर मैं आगे जाऊंगा तो ई आया, तो मैं ई को भी दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले ही दिखा दिया कि ई आ गया। ठीक है। आर। तो इस प्रकार अपन ऐसे सेट लिखते हैं ना। तो यहाँ तक आ गया कि एक बार बताना, ये वाली चीज आ गई ना। ठीक है, ऐसे ही मेरे से बोल देता है, एक बार इसको देखो। ट्रिगोनोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाऊंगा तो देखो, टी लिख दिया। क्रम से लिखूं जरूरी नहीं, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ बीच में से कोई को भी उठा के। आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया। ओ रिपीट आया तो मैंने एक बार लिख दिया, ट्रिपल रिपीट करने की जरूरत नहीं। एम लिख दिया, ई नहीं लिखा, ई लिख दिया। टी दोबारा आया, टी नहीं लिखूंगा मैं। आर दोबारा आया, आर नहीं लिखूंगा, बाई लिख दूंगा। ठीक है। ये हो गया, लिखते जाना है ना साथ में अब। ठीक है, तो ये हो गया। सेट रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, करने के मेथड। मेथड मतलब विधि। ठीक है, इंग्लिश वर्ड थोड़े पकड़ना क्योंकि इंग्लिश वर्ड अब आसान कहते हैं हिंदी की तुलना में अब आगे। ठीक है, तो सेट रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। जैसे मैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या कोई और ले लेते हो। हम्म, मेरे को सेट रिप्रेजेंट करना है ना। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है चार से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय सेट बोल देता हूँ। ठीक है। तो मैं एक तो इसको फर्स्ट फॉर्म से कैसे लिखूंगा? रोस्टर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म का इसकी चीज को बताती है, एलिमेंट वाइज लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। और सेकंड फॉर्म से मैं लिखूंगा इसमें सेट बिल्डर, मतलब बाय डेफिनेशन लिख दूंगा सेट क्या कहता है। तो रोस्टर फॉर्म क्या कहती है? रोस्टर फॉर्म में इसमें एलिमेंट आ जाएंगे चार से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती कौन है? एक दो तीन चार पाँच छह डॉट सो ऑन। तो मैं चार से कम कौन होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, बस और कोई नहीं होती। चार भी नहीं लेनी, चार से कम बोला एग्जैक्टली। तो मैं बस यहाँ तक लिख के ये सेट बन गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एलिमेंट और कॉमा लगा दिया। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या करूंगा? कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा वही। मैं सेट बिल्डर या डेफिनेशन वाइज लिखता हूँ तो मैं क्या लिख देता हूँ? एक्स।
क्या क्या लिख देता हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन आएंगे, एक्स आएंगे। फिर इसकी, मतलब अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना, बाई डेफिनेशन होता है वाला, एक्स सच दैट वो एक्स आएंगे, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन लिखनी है मतलब, आएंगे कौन से एक्स, उनकी डेफिनेशन लिख दो, यही लिख दो, ये चार से कम प्राकृत संख्याओं का क्या है set। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दो, एक्स क्या है, चार से कम एक प्राकृत संख्या है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप ये लिख दो, एक्स आएंगे, एक्स कौन आएंगे, 1 2 3 4, 4 भी नहीं आएगा ना। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक लिख लो। ठीक है, तो 1.1 चालू कर, एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट, 1.1 का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन समुच्चय, बताना है कौन समुच्चय है, कौन सेट बनाते कौन नहीं, कौन सेट बनाते कौन ना। ठीक है, तो जैसे पहला आ रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ, वर्ष के महीनों का कलेक्शन, वर्ष के महीने, ठीक है, का कलेक्शन बताना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के जितने भी महीने होंगे उनका कलेक्शन बनाओगे, तो अपने को पता होगा कौन इसके अंदर आएगा और कौन नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन जो भी है सेट, सेट के लिए क्या बेल डिफाइंड है, हाँ बेल डिफाइंड है। अपने को पता है सेट के मेंबर में कौन आएंगे, अपने को केवल सेट नहीं बताना, अपने को बताना है कौन कौन सेट बनेगा या नहीं बनेगा। जनवरी आ जाएगा, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा। जैसे अपन लिखना चाहे तो जैसे जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएंगे, तो ऐसे ही डॉट डॉट, अपने को पता है इसके अंदर कौन आएगा, तो ये सेट बनेगा, हाँ है, अपन ये लिखेंगे हाँ सेट है, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे सेकंड है, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, 10 प्रतिभाशाली लेखक, तो वही चीज आ गई। अब ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है कि प्रतिभाशाली लेखक मतलब कौन प्रतिभाशाली है, उसने अच्छी तरह नहीं बताया प्रतिभाशाली, अपन को क्या पता, मेरे लिए अलग मीनिंग है प्रतिभाशाली के लिए, दूसरों के लिए अलग है, अपने को एग्जैक्टली नहीं पता कौन कौन आएगा, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, थर्ड में आता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बैट्समैन का कलेक्शन, क्या सेट बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि मेरे लिए जो 11 बैट्समैन सर्वश्रेष्ठ है वो जरूरी नहीं किसी और के लिए हो, या फिर हर किसी कोई के लिए ये जो मीनिंग निकालेगा हर किसी के लिए अलग हो सकता है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्लास स्टूडेंट, क्लास बॉयज का कलेक्शन बनाएंगे, क्लास बॉयज का जो कलेक्शन बनता है क्या ये सेट बनेगा, हाँ कंफर्म है, कोई ना कोई क्लास दी रखी होगी, कि जो भी बॉयज होंगे तो वो एक वेल डिफाइंड है। फिफ्थ, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का सेट, हाँ 100 से कम जो भी प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 99 तक, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, सेट है। ठीक है, सिक्स में आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का कलेक्शन बनाओगे, तो ये सेट बनेगा क्या, हाँ सेट बनेगा। तो जो जो प्रेमचंद जी ने जो भी उपन्यास बन लिखे थे उनका कलेक्शन बनाएंगे, तो जो जो लिखे एग्जैक्टली फिक्स है, अपन को पता है ये उनके द्वारा लिखा हुआ है, ये उनके द्वारा ये लिखा हुआ, ये भी क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक मतलब पूर्णांक भी होंगे साथ साथ सम होंगे, तो ऐसे कौन से पूर्णांक होते हैं जो सम भी और मतलब पूर्णांक भी, ऐसी कौन सी संख्या होती है सम और पूर्णांक दोनों है, जैसे सम कहाँ से चालू होती है, 0 2 4 6 डॉट डॉट 8 10 12। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेट है। ठीक है ना, एट्थ में क्या दे रखा है, इस अध्याय में आने वाले सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन, इस अध्याय में आने वाले सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन, सभी क्वेश्चंस कलेक्शन, सभी क्वेश्चनों को इस अध्याय में जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाओगे, तो वो फिक्स होंगे कि ये क्वेश्चन है, हाँ ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, विश्व विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवर का कलेक्शन, तो मेरे लिए जो खतरनाक है वो जरूरी नहीं किसी और के लिए रहे, ये भी सेट नहीं है ना। ठीक है,
एक बार दोबारा देखना, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का कलेक्शन बनाते हैं, तो वो अपन से पूछा सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अपने को पता है जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने सबों के लिए सेम ही रहेंगे। जो हर किस कलेक्शन का वेल वेल डिफाइंड है, मीनिंग सेम निकल रहा है, तो हाँ सेट है। 10 वो प्रतिभाशाली लेखक नहीं है, क्योंकि सबों के लिए अलग मीनिंग निकलता है, सबसे 11 बैट्समैन भी नहीं है। क्लास बॉयज का कलेक्शन बनाओगे तो फिक्स है, यही यही मेंबर आएंगे उसके, ये भी बनेगा सेट। 100 से कम प्राकृत संख्या भी फिक्स होंगी। प्रेमचंद और जीत द्वारा लिखे गए जो भी उपन्यास है वो भी फिक्स है कि ये होंगे और ये नहीं होंगे, तो उसके मेंबर पता होंगे एग्जैक्टली कौन होंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो सेट है। सभी सम पूर्णांकों का कलेक्शन, सम संख्याएं भी होती है जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 8 होते हैं, तो ऐसी 0 2 6 8 6 8 10 12 14, ये भी सेट बनाया। सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन इस बुक में आए, हाँ पता है अपने को कौन कौन आएंगे, तो ये भी सेट है। खतरनाक जानवरों का सेट, खतरनाक जानवरों का कलेक्शन बनाओगे तो वो एक सेट नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो यहाँ तक आ गया तो बताना एक बार। ठीक है ना, फिर इरेज कर देता हूँ मैं इसको नोट डाउन कर लेना अभी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.1 का सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये ए सेट के मेंबर कितने मेंबर्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट इज 6। ठीक है, तो इस स्थान में ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाई, मतलब जो भी खाली स्थान है उन्हें भरो बाई एप्सल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दो साइन यूज में लेने हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 खालिस्तान ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड है 8 ए। ठीक है, थर्ड है 0 ए, फोर्थ है 4 ए, फिफ्थ है 2 ए। ठीक है, 10 डॉट 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 ए। ठीक है ना, तो इसमें अपन को ये बताना है कि ए सेट दे रखा है अपन को, इनके बीच में ये कह रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाई द, इन दोनों साइनों में बताओ इनमें कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो अपने को पता है ये साइन क्या बोलता है कि इधर वाला एलिमेंट इस सेट का क्या है, मेंबर। ये वाला साइन क्या बोलता है, ये इस सेट का मेंबर नहीं है। तो फिर ये 5 क्या बिलोंग्स टू है इसमें, 5 इस सेट का मेंबर है, हाँ है, तो इसमें कौन सा साइन था, क्या बिलोंग्स टू। 8 इस सेट का मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इस सेट का मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट का मेंबर है तो बिलोंग्स टू। 2 सेट का मेंबर है तो बिलोंग्स टू। 10 सेट का मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया क्या। यहाँ तक आ गया क्या। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर अगला है, अगला भी करेंगे है ना, तब तक यहाँ तक कर लो, फिर बाद में जी ज्वाइन ओके करेंगे है ना। रोस्टर रूप में लिखें, अगला है रोस्टर रूप में लिखिए, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो है ना, जितना करें।